नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसी शख्सियत जो मध्य प्रदेश की पहचान को और सशक्त बनाने में दशकों से जुटे हुए हैं और मध्य प्रदेश के जो रंग हैं वो पूरे देश के सामने, विश्व के सामने न सिर्फ उन्होंने निखारे हैं बल्कि उनका प्रस्फुटन कुछ ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश संस्कृति के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम कर रहा है। हर रंग है इस मध्य प्रदेश में, उमंग है इस मध्य प्रदेश में, अनेकता में एकता का ढंग है इस मध्य प्रदेश में, ईमान है मध्य प्रदेश में, सम्मान है मध्य प्रदेश में, देवता समान मेहमान है मध्य प्रदेश में, वादियों का प्रदेश है, बहार है मध्य प्रदेश में, ईद दीप रास रंग फुहार है मध्य प्रदेश में, मंदिरों में दीनबंधु दीनानाथ, मस्जिदों में अल्लाह की अजान है मध्य प्रदेश में, शांति का टापू कहा जाता है। और जहाँ सांस्कृतिक विविधता इतनी हो, जिस देश की मूल संस्कृति ही अनेकता में एकता हो, ऐसे मध्य प्रदेश की संस्कृति को संवर्धित करने वाली शख्सियत श्री राम तिवारी जी, जो संस्कृति विभाग के पूर्व निर्देशक भी रहे हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। तो श्री राम तिवारी जी हमारे साथ हैं। श्री राम जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक तौर पर बहुत समृद्ध है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को जब तक सरकारें सपोर्ट नहीं करती हैं, जब तक कि सरकार उनको एंडोर्स नहीं करती है, उनको रेखांकित नहीं करती है, तब तक वो पहचान, कई ऐसी सांस्कृतिक विरासतें हैं जो धीरे धीरे छीण हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छे से सहेजा है। एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा आपकी। ऐसे तो जीवन में जितना बड़ा जीवन है उतनी ही बड़ी संस्कृति है, उससे कहीं भी 1 इंच भी कम नहीं है जी। और समुन्नत संस्कृति तभी संभव है जी जब समाज भी समुन्नत हो, अर्थव्यवस्था ठीक हो, सामाजिक ढांचा ठीक हो, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। और सांस्कृतिक का जो है रंग खिलना जिसको कहते हैं, है ना, तो वो उसका एक हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है जी। वही राज्याश्रय में कलाकारों का, साहित्यकार तो कम, कलाकारों का को आश्रय मिलता रहा, इसलिए वो करते रहे। लेकिन हम पलट के देखें तो राज्यशाही संस्कृति जो है वो तो अपनी जगह है, लेकिन भारतवर्ष जिसकी लाखों वर्ष की परंपरा है, उसमें राजाश्रय तो बहुत ही दूर की बात है। हमारे इतने सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं, ऋषि हुए हैं, महर्षि हुए हैं, नाम दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो महर्षि कणाद हों, चाहे फिर वो भरद्वाज हों, चाहे पाणिनि हों, महर्षि नारद हों, ये कोई राजाश्रय नहीं है। और दुनिया को बदलने में और दुनिया का निर्माण करने में इनकी जो अद्वितीय भूमिका रही है, तो राज्य का कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो ये तो एक तरह से मध्यकालीन जो समाज रहा है, समय रहा है, और जो इन्फ्लुएंस है सामंतशाही का है या पश्चिम का, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बदलती सी गई। जबकि हम इसको यूँ ध्यान दें कि जैसे यूरोप है, तो उसमें अलग से कोई उसका बजट का डिज़ाइन नहीं होता है। वो एक तरह से जो टैक्सेशन जो होता है, तो जो स्थायी संस्थाएं हैं, नगरीय निकाय वहाँ के जो हैं, वही उसकी अपनी चिंता करते रहते, वो सब मिला जुला एक दूसरे रहता है। लेकिन कहीं ये लगता नहीं कि नहीं साहब, यदि राजा आपकी मदद नहीं करेगा तो कलाकार भूखा मर जाएगा, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, और हम यहाँ भी देखें तो क्या निराला हो, चाहे महादेव वर्मा हो, चाहे मुक्तिबोध हों, चाहे और बहुत सारे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, एक बहुत छोटा सा रिश्ता ही सरकार के साथ आश्रय का रहता है। इसलिए राज्य ने अपने कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों के सम्मान के लिए, तवज्जो के लिए, विनम्रता के साथ कि हम उनको क्या सहायता दे सकते हैं, वो अपना काम करते रहे। तो एक पहल होती रही है, फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संस्कृति जो है उसका संबंध कम से कम राज्याश्रय से तो नहीं है, ना होना चाहिए। जी। जिस प्रकार से, चूँकि आप संस्कृति विभाग में लंबे समय तक कार्यरत रहे हैं
और अब मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं। तो वर्तमान समय में भारतवर्ष का जो गौरव है वो उसकी संस्कृति है, और आज भारतीय संस्कृति के गौरव को पूरे विश्व में रेखांकित किया जा रहा है। हमारी चाहे योगा हो, हमारा शास्त्रीय संगीत हो, हमारे शास्त्रीय नृत्य हों, हमारी जनजातीय जो अन्य परंपराएं हैं, जनजातीय शैली की तमाम ऐसी विधाएं हैं, तो निश्चित रूप से निर्भरता भले ही ना हो, लेकिन राज्य एक ऐसा माध्यम होता है कि उसको वो वैश्विक स्तर तक ले जा सकता है। तो संस्कृति निदेशक से सांस्कृतिक सलाहकार एक भूमिका बदली है। तो इस बड़े परिवर्तन में जो है आप क्या महसूस करते हैं कि अब आपकी जवाबदेही क्या है, ज़्यादा जवाबदेही क्या महसूस कर रहे हैं आप? एक तब विभाग में थे और अब विभाग की जगह पूरा मतलब मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं आपको सलाह देनी है कि हम अपने प्रदेश की संस्कृति के लिए ये बेहतर कर सकते हैं, और अभी दिख भी रहा है। मतलब विक्रमादित्य महानाट्य वर्षों से, विक्रमादित्य हजारों वर्षों से मध्य प्रदेश की धरा की वो एक कहना चाहिए कि एक महानतम विभूति हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें अब रेखांकित किया जा रहा है ये एक सोच है। तो क्या मूल अंतर पाते हैं संस्कृति विभाग और सांस्कृतिक सलाहकार के बीच में? देखिए, ये भी मैं मजाक में भी कहता हूँ कि ये बड़े रहस्य का विषय है कि कौन किसका सलाहकार है। जी जी। जाहिर वो मुख्यमंत्री हैं तो सलाह देने का काम मेरा ही है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी दूसरी या तीसरी इनिंग जिसको कहना चाहिए, जी। मैं तो रिटायर, तो मुझे 10 साल 11 साल हो गए, और ख़ास करके भारतीय परंपरा को लेकर यदि उनमें अनुराग नहीं होता, जी जी, वो चुनते ही नहीं। मतलब जैसे मुझे नहीं मालूम कि मेरे से पहले मध्य प्रदेश में कोई संस्कृति सलाहकार कोई सज्जन हुए हों। नहीं, मैंने भी नहीं सुना। सिर्फ ये कि कुछ समय के लिए मैं ही छत्तीसगढ़ में जी जी अपने संस्कृति, पर्यटन और पुरातत्व के लिए सलाहकार के रूप में मैं रहा हूँ। जी। दूसरा, जैसे विक्रमादित्य की आपने बात की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो हैं, तो जब वो अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, तो लगभग 2005-06 के आसपास की बात है, जो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे, और उसके पहले से ही वो, तो विक्रमादित्य के लिए चिंता करना और संकल्प के साथ चिंता करना, तब तक लोग मानते नहीं थे कि कोई विक्रमादित्य हुआ भी था। जी। और पश्चिम के इतिहासकारों ने या उसके प्रभाव वाले इतिहासकारों ने, बहुत सारे लोग रहे हैं जिनने ये भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान जो है अंधेरे का क्षेत्र है। जी जी। विक्रमादित्य हुए ही नहीं, एक मतलब मनगढ़ंत कहानी, और कोई गाँव का कुछ रहा होगा। हाँ जी। या आदि शंकराचार्य हैं, उनका पीरियड काफ़ी बदल दिया। तो और बहुत सारे जो हमारे विषय आते हैं कि जैसे महाभारत है, रामायण का जो काल है या वैदिक काल है, तो बहुत सारे भ्रम खड़े होने की कोशिश की। तो मुख्यमंत्री की जो चिंता थी कि हम, क्योंकि उज्जैन से संबंध विक्रमादित्य का है, तो उसको लेकर एक तरह के मिशन की तरह उन्होंने उसको शुरू किया। तो विक्रमादित्य के बारे में इवेंट्स तो खैर ठीक है, वो होना ज़रूरी भी होता है, एक तरह के लोक लुभावन तरीका भी वो है, पर गंभीर अन्वेषण अनुसंधान के भी काम उनके माध्यम से हुए। शुरू में वो जब कर रहे थे तो अपने दमखम पर उन्होंने जो भी कुछ करना था, कुछ अपने जेब से पैसा लगा के, कुछ चंदा करके, कुछ सरकार से मदद लेके। लेकिन 2006 में निर्णय तो फिर बाद में हुआ, वो लगभग 7-8 के आसपास 2010 में ये शोधपीठ बना है, विक्रमादित्य शोधपीठ। तो उनका भी मानना था, हम लोगों को भी मानना था कि भाई अब एक गतिविधि जो है इसको गंभीरता से हमको सरकार को, क्योंकि एक समाज ने शुरू किया, अब राज्य का कर्तव्य है, ठीक बात, या उसमें गंभीरता से काम करें, और जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, संस्थागत सपोर्ट होता है, वो हमको देना चाहिए। और मुझे अच्छे से याद है, माननीय शिवराज जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, माननीय अडवाणी जी भी थे, माननीय सुरेश सोनी जी भी थे। उस वक्त ये घोषणा हुई तो मैंने अंधेरा हो गया था, नाटक में ये अपनी भूमिका भी कर रहे थे विक्रमादित्य के पिता की, डॉक्टर मोहन यादव। तो मैं आभार व्यक्त करने के लिए सीएम के पास गया, अंधेरा हो चुका है। तो मैंने कहा, साहब आपने जो काम कर दिया है वो आज नहीं, कम से कम 10-15 साल लगेंगे जब इसके परिणाम सामने आएंगे। तो जो बड़ी बात है कि राज्य ने उसके लिए धैर्य भी धरा और
आज मुझे नहीं मालूम कि हमने कितना अच्छा काम किया, पर कुछ तो किया है, इतना बार। तो अगर मैं संस्कृति विभाग की संरचना, हालांकि अभी वो आपका विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आप उस विभाग में बहुत लंबे समय तक रहें, तमाम ऐसी अकेडमियाँ हैं, शोध संस्थान हैं जिनको संस्कृति विभाग सपोर्ट करता है, तो मूल गतिविधियाँ क्या रहती हैं, एक ओवरऑल समझना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, एक तो माननीय मुख्यमंत्री से अभी भी मैंने 2-3-4 बार अनुरोध किया, पहले भी मैंने किया था कि ये दुर्भाग्य से ऐसा विभाग है जिसकी कोई नीति नहीं है। उद्योग नीति मिल जाएगी, विज्ञान नीति मिल जाएगी, पर्यटन नीति मिल जाएगी, फिल्म पॉलिसी मिल जाएगी, पर संस्कृति तो न देश में है न यहाँ। तो सबको मान लिया जाता है कि हाँ, आप संस्कृति के बारे में क्या बात करना है, ठीक है, नृत्य हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, लोक एवं ललित कला हो जाएंगी, जनजातीय कलाएं हो जाएंगी, सिनेमा को भी उसमें जोड़ लीजिए, सब कर लीजिए। तो लगभग एक तरह का एलिनेशन का जो भाव है, ये बात तो संस्कृति का काम कर रहे हो तो आपका काम है कि भाई आके इवेंट कर लो, बस हो गया काम। तो अभी अनुरोध भी किया है, फिर उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द संस्कृति नीति बनाई जाए, अस्तित्व में आना चाहिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब संस्कृति नीति में मान लीजिए धर्म है कि नहीं, आध्यात्म है कि नहीं, विज्ञान है कि नहीं, ठीक बात, तो जैसे रिसर्च है कि नहीं, अपनी परंपरा को जब हम ध्यान करते हैं तो जितने ऋषि मनीषी हैं, महर्षि हैं, वो आध्यात्म के भी लोग हैं। और अभी तो हम ये डिकोड कर ही नहीं पाए कि ऋषि भारद्वाज ने यदि विमान सर्वस्वम लिखा, विमानी की रहस्य लिखा हुआ है, तो उन्हें लिखा कैसे होगा, कौन से हवाई जहाज थे, क्या था, और उनकी जो डिज़ाइन है उसके पुस्तकाकार में मेरे पास भी है। तो एक उड़ते हुए हवाई जहाज से आप दूसरे हवाई जहाज में कैसे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक महान उद्योगपति हैं, माननीय टेस्ला के जो मालिक हैं, जी, एलन मस्क। तो ऐसी कुछ ट्विटर पर कुछ हंसी मजाक में कुछ बात हुई, तो उन्होंने कुछ टेस्ला के लिए ऑफ़र किया था कि भाई कौन क्रिसमस पे कौन चाहेगा। मैंने कहा कि हमको दिवाली पे चाहिए, देना दो। तो उनको लगा कि तो आप कौन हो। मैंने कहा मैं जो कर रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो कर रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन जो आप कर रहे हो वो सब हमारे यहाँ से जनरेटेड है। और यदि आपने उस प्रयोग को अपना लिया होता तो सुनीता विलियम जो अंतरिक्ष में घूम रही थी, हैरान परेशान थी, 4-5-6 महीने कितने हो गए थे, ईंधन खत्म हो गया था। मैंने कहा यदि वो टेक्नोलॉजी आपके पास होती, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो आप ये कर चुके होते। क्या बात। उसके बाद कोई संवाद नहीं हुआ, लेकिन ठीक है। तो पिछले जो 1000-2000 साल जो हमारे गुजरे हैं, ये एक तरह से हमारे मनोबल के पराभव के समय रहे हैं। ठीक बात। हमको ये लगभग कंठस्थ करा दिया गया कि हम तो मूर्ख हैं ही, हम अंधेरे में रहने के आदी हैं, और हमारे जो पूर्वज हैं उनको भी कुछ नहीं आता था। मध्य प्रदेश को वैसे तो सर देश का दिल कहा जाता है। मध्य प्रदेश के टूरिज्म में भी इस टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, मध्य प्रदेश के प्रचार प्रसार में भी कि मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है हर तरह से। तो मध्य प्रदेश देश का दिल है, देश के दिल में देश की आत्मा बसती है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड, ये सिर्फ जियोग्राफिकल नहीं है, ये कल्चरल भी मध्य प्रदेश जो है देश की आत्मा है, देश का दिल है? 100%। और बल्कि हम यदि प्रतिशत की संख्या बढ़ सकती है तो 1000% भी कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक शरीर से, हमारी शरीर से, मेरे शरीर से यदि दिल निकाल देंगे तो कुछ बचने वाला नहीं है। एक हाथ कम हो जाए, एक किडनी कम हो जाए, एक पाँव कम हो जाए, एक आँख कम हो जाए, हमारे यहाँ बड़े उदाहरण है। राणा सांगा का भी है, 80 घाव लगे हुए हैं। या बाबू कुंवर सिंह हैं, उनका भी वॉरियर हैं, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो योद्धा की तरह किया है। लेकिन ये दिल गायब है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में हैं जो देश का दिल है। मध्य प्रदेश की धड़कन ही देश की धड़कन है। ठीक बात। और यदि वो धड़कना बंद हो गया तो शायद हमारा दुर्भाग्य होगा। जी। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं सर, तो यहाँ चूँकि हमारी बहुत सारी जनजातीय पॉपुलेशन है, ट्राइबल्स पॉपुलेशन बहुत है, बहुत जनजातीय विविधता है, लोक कलाएं हैं,
संगीत है, नृत्य है, ये मध्य प्रदेश की असली पहचान है। तो इनका संरक्षण और इनका संवर्धन न सिर्फ बचाना है बल्कि बढ़ाना भी है। हालांकि उल्लेखनीय काम मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय और इस प्रकार के संस्थाओं को स्थापित करके मध्य प्रदेश ने किया है। तो आपका क्या विज़न है कि इनको और आगे कैसे ले जाया जाए? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जो मध्य प्रदेश में पैदा हुए। इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब साल हो चुके हैं, 200 करोड़ साल। और इसमें माँ नर्मदा जो हैं, ये लगभग दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से हैं और जिनकी आयु अभी तो वैज्ञानिक लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम 150 करोड़ साल पहले अस्तित्व में है। जी। अभी जो एक लेटेस्ट नवीनतम जो रिसर्च आई है कि पृथ्वी जो जल में समाहित थी उसका अभी उदय हुआ नहीं है। तो सबसे पहले जो पृथ्वी का उभार हुआ दुनिया भर में वो हुआ है सिंहभूम झारखंड में। तो लगभग हम मान के चलें कि 200 करोड़ साल पहले या उसके पहले 310 करोड़ साल का वो मिलता है। तो नर्मदा जी जो हैं, तो ये उसके बाद लगभग 150 करोड़ साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से ये सांस्कृतिक जो परंपरा का जो सनातन जो निर्वाह है, निरंतरता जो है, हम उसके भाग्यशाली उत्तराधिकारी हैं। और जिस तरह से माँ गंगा के किनारे पर एक भारत की संस्कृति का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, संरक्षण हुआ, ऐसे ही माँ नर्मदा ने मध्य प्रदेश के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से संस्कृति का, जीवन का, पंच महाभूतों के संरक्षण का काम किया, ऐसा मुझे लगता है। जी। हम क्या संरक्षण करेंगे किसी का? हमारी आदत ही है कि हम लगातार उसको बर्बाद करते हैं। तो प्रकृति ही है जो हमको संभाल रही है, सहेज रही है। जी। डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, वो लगातार, जैसा आपने कहा, चूँकि उनका इंटरेस्ट बहुत पहले से था, तो मध्य प्रदेश की संस्कृति के प्रति उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के लिए ये करना है। वो स्वयं जो व्यक्ति एक कथानक में खुद एक पात्र अभिनीत करते हों, वो तो उनकी रुचि भी है। और जब उन्होंने उस बीड़ा तब उठाया जब कोई बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं था। आज सौभाग्य से वो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, उनका सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है स्पष्ट है। तो ज़मीन पर उतारने की अब जवाबदेही में कहीं ना कहीं आप भी शामिल हैं। तो क्या कुछ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक परिवेश में आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो हो रही हैं, और जैसा मुख्यमंत्री जी का जो भाव है, विज़न है कि संस्कृति को लेकर प्रदेश की बनक को बदलने की ज़रूरत है। जैसे हम इस उत्सव को ही ध्यान दें, हम स्थापना दिवस का, जी, तो ये 2005-06 के आसपास से ये, जहाँ तक मतलब मेरी नॉलेज है कि ये मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी आपके ही देखरेख में, आपके कार्यकाल में, जब आप संस्कृति विभाग में रहे हैं, तभी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। हम अब किया तो है ही जी। और लगभग 2005-06 का समय है वो, जब मैं संस्कृत संचालक बना, और उसी वक्त ये हुआ कि स्थापना दिवस मनाया जाना चाहिए। मनता तो था, कोने कुचाले में बंद कर एक शर्मिंदगी के भाव से कि यार चलो एक औपचारिकता हमको कर लेंगे। तो माननीय शिवराज जी ही मुख्यमंत्री थे, माननीय लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे मंत्री थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। तो जो मध्य प्रदेश गान जो बना है शान को, वो भी उसी वक्त हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह तो शान ने उस गाने को इंट्रोड्यूस किया, और शाम को रविंद्र भवन का जो बहिरंग है जी, वहाँ पर ये प्रस्तुति, और तो करीब 5,000 लोग आए। पर उसी दिन हमारे तत्कालीन संस्कृति मंत्री को और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री को लगा कि नहीं, अब ये जगह छोटी है, तो लाल परेड पर चलते हैं। जी जी। तो थोड़ा मैं डरा कि भाई कहाँ 5,000 लोग और कहाँ 50,000 लोग, तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वी डिड इट। जी जी। और उसके बाद फिर कम से कम जब तक मैं रहा हूँ तो हमने पलट के नहीं देखा। जैसे रहमान का शो था तो लगभग 1 लाख लोग अंदर हैं और उतने लोग सड़कों पर भी हैं। ठीक बात। लेकिन अब जो परिवर्तन आया है, इसको मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि 2-3 तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है स्थापना दिवस। जी जी। एक कि इसमें केवल संस्कृति विभाग अकेला शामिल नहीं है, जी,
कि हम पॉपुलर इवनिंग नहीं कर रहे हैं जी इसके साथ साथ पुरातन और विरासत और सब बातें हम कर रहे हैं जी। आधुनिक जो साहित्य की कला की परंपरा उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। विक्रमादित्य से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कोई राष्ट्रनायक पिछले 2-2.5 साल में पैदा हुआ है। 2.5 साल को मैं बोलते हुए मैं गंभीर हूँ। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल हैं, सम्राट अशोक भी शामिल हैं और उत्तरवर्ती लोग भी हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने, सम्राट हम लोग मुहावरे में कहते हैं, वो सम्राट रहे नहीं है ना, लोकतंत्र के पैरोकार रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण को हमने द्वारकाधीश कहते जरूर हैं पर राजा नहीं है वो। तो उन्होंने जो विदेशी आक्रांता है जिनने भारत को पराधीन करने का प्रयास किया था, तो उनको उन्हीं की जगह पर छोड़ कर आए वो। उसी जिस धराभूमि से वो आए वहीं पर वो छोड़ कर आए। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ी बात है कि उनकी तलवार भारतीय भाइयों के खून से रंगी हुई नहीं है। हम इतिहास को पलट के देखें तो बहुत सारे हमारे जो पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनके वो कई बार आपस में भी घमासान हुआ, आपसी संघर्ष। और जैसे महाभारत को तो हम याद कर ही सकते हैं। ठीक बात कि भाई दुर्योधन है, अर्जुन है, भीम है, तो सब आपस में ही लड़ मरे हैं। ठीक बात। और कर्ण है। तो एक तो विक्रमादित्य एक तो वो हैं। दूसरी बात, उन्होंने अपने समय में प्रदेश के या जिस राज्य के वो सार्वभौम सम्राट हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिए न्यायप्रिय भी हैं। न्याय का उदाहरण हम आज भी देते हैं उनका। शौर्य भी है, विज्ञान की बात भी है, और ऐसे तमाम जो प्रसंग हैं। मैंने उनकी जो नवरत्न हैं, तो नवरत्न जो हैं वो भी सब सारे के सारे, अब कालिदास से बढ़ के कौन साहित्यकार हुआ है ना, वराहमिहिर से बढ़ के कौन हुआ है जी। अब वर्तमान युग डिजिटल युग है और डिजिटल युग में आधुनिकता की दौड़ में दुनिया दौड़ रही है, हमारी युवा पीढ़ी भी दौड़ रही है। तो संस्कृति और कला को अभी स्कूलों में है, जैसा आपने कहा कि जैसे हमारी कोई नीति नहीं है तो वो नीचे तक दिखती है। जब नीति नहीं है विभाग की तो स्कूल कॉलेजों में भी चाहे तो बहुत गंभीरता से या कई बार औपचारिकता के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, लेकिन चूंकि नीति नहीं है तो उसका कोई रोड मैप नहीं है। तो बिल्कुल जहाँ ये अंकुरण होता है स्कूल से लेके और कॉलेजेस तक और फिर उनके बाद तमाम ऐसी सांस्कृतिक संस्थाएं, तो क्या एक खाका डॉक्टर मोहन यादव जी को आए हुए अभी 1-2 साल ही हुए हैं, लेकिन 2 सालों में उन्होंने बहुत ऐसे निर्णय लिए जो अभूतपूर्व हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों जो लंबित थे। तो क्या एक ये ऐसा भी नया निर्णय होगा कि मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक नीति मिलेगी जिस पर मध्य प्रदेश चलकर देश दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत करेगा? अंतिम प्रश्न। बिल्कुल सर, कई मुख्यमंत्री के साथ काम किया मैंने। डॉक्टर मोहन यादव के साथ जो है, जो कहा वो किया, और उसमें टाइम बाउंड उनकी कोशिश रहती है। सरकार की जो मशीनरी है उसको एक्टिव होते होते सोशल जो ढांचा है उसमें भी परिवर्तन आते आते बहुत टाइम लगता है। लेकिन तो संस्कृत नीति के बारे में भी जो है कि इसको हम शायद 3-4 महीने में हम सामने लेके आ जाएंगे, कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन जो सारे महत्व के जो बिंदु छूट गए हैं जी, तो इस संस्कृति के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के, अध्यात्म के क्षेत्र के जो सर्वमान्य विद्वान हैं, अनुभवी लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, उनके साथ बैठ के उसको एक तरह का रूपाकार देने की कोशिश होगी, अधिकतम 6 माह। जी। तो सर तमाम सारे पहलुओं पर मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बहुत गंभीरता से रेखांकित होते हुए देखा, और मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक पहचान को आपके समन्वयन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में और वैभवशाली बनाए, अपनी पहचान को और बेहतर से स्थापित करे। उसके लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार। आपने तमाम सारे पहलुओं पर बहुत सहजता से हमारे साथ अपने विचार साझा किए, अपना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार।